हेलो डियर बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सी आप ही के डिमांड के ऊपर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया था कि मैम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दो विद सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस है। सारे आंसर्स जो है ऐसे लिखे हुए मैं आपको दे दूँगी, सारे सॉल्यूशंस के साथ हैं आपके लिए। ओके, आपको टाइमलाइन भी मिल जाएगी। ये लास्ट ईयर 2021 का क्वेश्चन पेपर है चिल्ड्रन, और होपफुली हर क्वेश्चन पेपर से 30% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी जो है वो एक्स्ट्रा है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो मैं आपके लिए उनको रख रही हूँ। ओके, नाउ लास्ट ईयर जितने बिट्स थे, सेक्शन ए जो था वो टफ था, सेक्शन बी जो है वो इजी है। सेक्शन बी मैं पहले ले रही हूँ चिल्ड्रन, सेक्शन ए मैं आपको लास्ट में दे दूँगी। ओके, राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द एयर प्रेशर डिपेंड्स। द एयर प्रेशर डिपेंड्स ऑन altitude, temperature. Okay, now let us look at the second one. How are we able to drink a liquid with the help of a straw? Explain briefly. ये 15th वन के ही दो हैं चिल्ड्रन, ये और बी है। फर्स्ट वन का 1 मार्क है, सेकेंड वन का 2 मार्क्स है। नाउ बी जो आंसर है थोड़ा सा बड़ा आएगा बिकॉज ये 2 मार्क्स का है ना। When we drink from straw, we create a little space of low pressure inside the mouth and in top of the straw. Then the air inside the straw pushes down on the surface of the drink and forces the liquid to go up through the straw then into mouth. पेन और पेपर ले लेना चिल्ड्रन, ये सारे आंसर्स लिख लेना। इसमें से एटलीस्ट आपको 20-30 मार्क्स जो है रिपीट हो जाएंगे, सेम आएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट आंसर्स में से है। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पेन लेके आप लोग लिखो, ये आंसर्स तभी इजी होते हैं याद करने के लिए। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द 16th वन। अरेंज द फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये सेक्शन जो है ना, रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको काफ़ी बार दिया हुआ है चिल्ड्रन, डिफरेंट वेज में काफ़ी बार दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो दिया है उसका आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको ग्रेटर का सिंबल डाल दिया यहाँ पे ग्रेटर का, या फिर कंप्लीटली लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, दोनों सही हैं। नाउ लेट अस लुक एट बी। इट इज ईजियर टू ड्रैग ए मैट on the floor when nobody is sitting on it, but very much more difficult to drag it when a person is sitting on it. Why? See, बहुत easy आंसर है, कॉमन सेंस वाला। अगर कोई बैठा है तो उसके वेट की वजह से नीचे जो है मैट और ज़मीन के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, इस वजह से हम उसको पुल नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे उसी को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, क्वेश्चन में से ले लेना, मैं बिकॉज से दे रही हूँ। बिकॉज द वेट ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस फ्रिक्शन बिटवीन द मैट एंड द फ्लोर। ओके, नाउ लेट अस लुक एट सी पार्ट। ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू अ फ्लूइड शुड बी गिवन अ स्ट्रीमलाइंड शेप। वाई? मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन फ्लूइड्स जो हैं मस्ट हैव स्पेशल शेप्स बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट शेप। Therefore, special shapes are designed to minimize the opposing frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको अपोज करने के लिए स्पेशल शेप्स दिए जाते हैं। ओके, see now let us look at 17th one. State the nature of the image formed on the retina of the human eye. Write any 2 points of difference between the rods and the cones present on the retina. See, हमारे आई के ऊपर रेटिना पे कौन सी इमेज आती है? आंसर इज इन्वर्टेड इमेज। The answer is the real and inverted image is formed on retina. रेटिना के ऊपर हमारे inverted image फॉर्म होती है और ब्रेन तक जाने तक वो सीधी हो जाती है। ओके, इसके साथ साथ इसने एक और क्वेश्चन ऐड किया है। राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रॉड्स एंड द कोन्स प्रेजेंट ऑन द रेटिना। सी, हमारे आइज में रॉड्स और कोन्स दोनों होते हैं। ओके, रॉड्स का काम क्या है? रॉड शेप्ड सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड इन डिम लाइट कंडीशन। जब अंधेरा होता है तो रॉड्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और कोन शेप्ड सेल्स गेट एक्टिवेटेड इन ब्राइट लाइट कंडीशन। जब बिल्कुल ज़्यादा रोशनी होती है, जैसे हम सन में जाते हैं तो आंखें पहले हमारी एकदम से ऐसे हो जाती है ना कि हम देख नहीं पाते हैं, देन आफ्टर सम टाइम वी आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ कोन्स।
सेम थिंग है कि रात को एकदम सारी लाइट्स ऑफ करो तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, बट आफ्टर सम टाइम हमको दिखाई देने लग जाता है। तो वो है रॉड्स की वजह से। अंधेरे में कौन काम करता है? रॉड शेप्ड सेल्स। और ब्राइट लाइट में कोन शेप्ड सेल्स काम करते हैं। नाउ डिफिशिएंसी ऑफ पिगमेंट इन रॉड सेल्स कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। अगर यहाँ पे डिफिशिएंसी है रॉड शेप्ड सेल्स में तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इफ़ यू हैव डिफिशिएंसी इन कोन शेप्ड सेल्स इट कॉजेस कलर ब्लाइंडनेस। क्या कॉज होगा? कलर ब्लाइंडनेस। ओके। हाउ डू ह्यूमन्स प्रोड्यूस देयर साउंड्स? डिस्क्राइब इन ब्रीफ। कैसे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है? It is the voice box or the larynx of the human body system that helps us to produce sound. Okay, हमारा voice box है जो help करता है sound produce करने में. The voice box has two vocal cords stretched across it. They are stretched in such a way that there is a narrow gap or slit between them. Air passes through this slit. ये है आपके sound chapter में से. Okay. What happens when a non-metal reacts with oxygen? अगर एक non-metal ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है then non-metals reacts with oxygen to form non-metal oxides. non-metal oxides फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड. उसने नहीं पूछा, एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया. ओके, एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड है. What happens when a metal reacts with a dilute acid? The answer is when a metal reacts with dilute acid, salt and hydrogen gas are formed. What happens when carbon dioxide reacts with water? See, the answer is when carbon dioxide reacts with water, carbonic acid is formed. यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी दे दिया, उसने पूछा नहीं है, मैंने सिर्फ ये कि इन केस इस ईयर पूछे तो फॉर्मूला, तो इसलिए मैंने दे दिया. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, वाटर का H2 वो है, और कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 है. ओके, सी कंप्लीट द गिवन टेबल. यहाँ पे देखो, ये हमेशा चिल्ड्रन ये जो है ना, सी आपके बुक में जो ये पिक्चर है ना पेज नंबर 113 में है, ये वाला इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पेट्रोलियम का. ओके, इसको भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है. दिस वन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और यहाँ से जो है ना ये पूरा यहाँ तक नोट्स, ये पॉइंट नंबर 6 तक इतनी इम्पॉर्टेंट है कि 5 मार्क्स के लिए इसको कई बार पूछ चुके हैं, तो इसको पूरा थरोली रीड करना. ओके, उसी के ऊपर डिपेंड है हमारा ये टेबल. कंप्लीट द गिवन टेबल. पेट्रोलियम और कार्बन प्रोडक्ट है यहाँ पे, उसका यूज़ दिया हुआ है. फर्स्ट वन का यूज़ दे दिया कि ग्रीस की तरह यूज़ करते हैं. कौन सा प्रोडक्ट है? द आंसर इज पैराफिन वैक्स है. सेकेंड वन है रूफिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, तो एसफल्ट और बिटुमेन लिखोगे आप. आपके बुक में एसफल्ट दिया हुआ है. ओके, किरोसिन. अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट किरोसिन है तो इसके यूजेस क्या हैं? फ्यूल की तरह यूज़ होता है. चिराग जलाते थे किरोसिन से, तो बर्निंग लैम्प्स भी आप लिख सकते हो. यूजेस पूछे हैं ना. तो नाउ वाटर गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड. पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है. फॉर कोटिंग द अंडरसाइड ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, द आंसर इज किरोसिन. Now let us look at 21. Define ignition temperature. Ignition temperature क्या है? The minimum temperature at which a substance begins to burn is known as ignition temperature. Okay. Now let us look at the B. Give reason. A heap of green leaves burns with difficulty. Green leaves बहुत मुश्किल से जलते हैं. क्यों? उसमें moisturizer होता है ना, इसलिए. और है the reason is a heap of green leaves burns with difficulty due to the presence of moisture in green leaves. Okay. Now give a reason. Flame of a burning candle goes off when we blow over it strongly. जब हम blow करते हैं तो वो क्यों ऑफ हो जाती है? इसमें क्या रीज़न है? ऐसे लगता है ना कि इसमें क्या रीज़न है. मैम फूंक के देखो, बुझ जाएगी, है ना. ऐसे ही लगता है, बट द रीज़न इज़ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है चिल्ड्रन, इसलिए वो ऑफ हो जाती है. अगर ऑक्सीजन गैस को ऐसे ही ब्लो करो तो वो आग और पकड़ जाएगी. ओके, फ्लेम ऑफ ए बर्निंग कैंडल गोस ऑफ व्हेन वी ब्लो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्रीथ. अगर ऑक्सीजन ब्लो करोगे तो क्या होगा? आग और तेज़ हो जाएगी. ओके, हम जब ब्लो करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है. 22 का और भी है चिल्ड्रन, मैंने 21A ले लिया है, तो मैं 21 का और पार्ट है उसको मैं स्किप कर रही हूँ. ओके, सी आप चाहिए तो क्वेश्चंस देख लेना इफ़ यू वांट. ओके, ये आपके लिए डिस्प्ले कर रही हूँ.
नाउ यहाँ पे जो है A, B, C and D आर ऑल द बेसिक पार्ट्स ऑफ लिविंग सेल्स। 22 का है ये। द पार्ट ए कंटेन्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसको बहुत ध्यान से रीड करना है क्योंकि इसी में से आंसर निकलेगा। ओके इसको बहुत ध्यान से रीड करना है। कॉल्ड डी। द पार्ट बी इज द पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म lying inner to the cell membrane but outside its nuclear membrane. The part C is responsible for generating energy for the different activities of the cell. Identify A, B, C and D. Also write one function of the part B. वापस एक बार रीड करना चिल्ड्रन। इसको डिस्प्ले कर रही हूँ मैं क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। जो A, B, C and D are all basic parts of living cell. Living cells के सारे parts का नाम है A, B, C and D. Part A contains a thread-like structure. तो part A में thread-like structure है तो क्या है part A? Part A is nucleus. Okay? Now called D. जो thread-like structure है उसका नाम क्या है? D है। तो D क्या है? D is chromatin. D क्या है? D is chromatin. Okay, now इसने क्या बोला? The part B is the portion of the protoplasm lying inner to the cell membrane but outside its nuclear membrane. तो B part क्या है? B is cytoplasm. The part C is responsible for generating energy. ये generating energy से तो हमें पता चल गया ना कि C जो है माइटोकॉन्ड्रिया है करके। ओके इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी तो कहते हैं। C is माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा तो भी आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको याद रखना है। नाउ ऑल्सो राइट वन फंक्शन ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी क्या था? साइटोप्लाज्म है, उसका एक फंक्शन लिखना है। साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डैमेज। ओके 22 हो गया। 22 का ऑप्शन दिया हुआ है चिल्ड्रन, मैं ये आपके लिए डिस्प्ले कर रही हूँ। आई एम मूविंग टू 23। डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में से ये क्वेश्चन दिया है 3 मार्क्स के लिए। एनी 3 लिखना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको 3 ही लिखने हैं। एग्रीकल्चर में ये कैसे काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेंटेन फर्टिलिटी एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। Microorganisms present in the soil enrich the soil with nutrients. Microorganisms क्या करते हैं? सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। ओके तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्पफुल है माइक्रोऑर्गेनिजम्स। नाउ हाउ आर दे यूजफुल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट? तो यहाँ पे देखो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग मैटर from plants and animals, convert them into simpler substances which are later used by plants. So please take a pen and paper, write all the answers. I am repeating कि इसमें से आपको 20 to 30, इसमें से आपको नियरली 30 मार्क्स के लिए आंसर सेम आ जाएंगे। सो टेक ए पेन एंड पेपर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखो कि एनर्जी प्रोडक्शन का एक दिया हुआ है, फूड इंडस्ट्री है। मैं फूड इंडस्ट्री ले रही। सी फूड इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री में किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ईस्ट यूज़ होता है ना, ईस्ट इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? सो द आंसर इज इन फूड इंडस्ट्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर fermentation process. Example, yeast used in bread. Okay, now let us look at 24th one. The longer one leaves curd at room temperature, the more sour it tastes. रूम टेम्परेचर पे अगर दही को छोड़ दो तो वो खट्टा हो जाता है। व्हाट्स द रीज़न? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं। The longer the curd is at room temperature, the sour it becomes because microorganisms grow rapidly at room temperature. Okay, rapidly माने बहुत fast. Microorganisms are harmful to other organisms living in water bodies. Give reasons. Microorganisms जो हैं वो diseases produce करते हैं। जो दूसरे water animals हैं, fish, octopus वगैरह, उनको ये diseases cause कर सकते हैं, इसलिए they are harmful. तो इसको क्या लिखेंगे आप? Because microorganisms may cause harmful diseases to water bodies. Okay. Now next question is viruses are unique. वायरस यूनिक होते हैं. What is the reason? They need a body. इनको एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है अलाइव रहने के लिए. So the answer is viruses are unique because they are only alive. ये तभी जिंदा रहते हैं and able to multiply inside the cells of other living things, that is in a host cell. So they require a host cell to survive. Okay. Now let us look at
सेक्शन सी, डिफाइन डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है? जब एक वाइट लाइट पास होती है और 7 कलर्स में डिवाइड होती है, जो विबज्योर कहते हैं ना हम, इंद्रधनुष के 7 कलरों में डिवाइड होती है, तो उसको डिस्पर्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पे उसी को हम लिखेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। कितना इजी है ना चिल्ड्रन? हाँ, गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स चिल्ड्रन। बहुत। नाउ कंप्लीट द गिवन रे डायग्राम। ये रे डायग्राम्स जो हैं ये आपके बुक में है। सी, ये जो है ये यहाँ से एक रे पास हो रही है, अब ये निकलेगी ये एफ से। तो कैसे मालूम हमें? तो इट्स ऑलरेडी इन योर बुक, पेज नंबर 180 में ये दिया हुआ है। ओके, ये सारे जो रे डायग्राम्स हैं ये पूरे इंपॉर्टेंट हैं चिल्ड्रन। पेज नंबर 180 के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ पेज नंबर 181 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 182 में जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसकी नोट्स जो है ये भी आपको करनी है। ओके, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ यहाँ पे दिस वन, ये कैसे जाएगी? ये रे यहाँ से पास होगी तो किधर जाएगी? ये सीधे पैरेलल बन जाएगी। ये यहाँ पे सीधे पैरेलल हो जाएगी। सी यहाँ पे, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ लेट अस लुक एट 26th वन। Name the electrodes at which oxygen and hydrogen bubbles get formed during the electrolysis of water. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, इसको मस्ट करना। जो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, कैथोड एनोड क्या है, गो थ्रू दिस होल नोट्स। ओके, छूट गया था चिल्ड्रन। राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉन्केव लेंस। डिफरेंसेस क्या है इनके? कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस आर कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस आर डाइवर्जिंग लेंस। ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द edges. A concave lens is thicker at the edges and thinner at the center. Okay, this is a concave lens and this is a convex lens. Name the electrodes at which oxygen and hydrogen bubbles get formed during electrolysis of water. Answer है oxygen gas will bubble at anode and hydrogen gas will bubble at cathode. Cathode के पास कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस। एंड एनोड के पास ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन. नेम द टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन ये वोल्टैक सेल. केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, सो द आंसर इज in a voltaic cell chemical energy changes into electrical energy. Okay, a piece of impure copper metal is given to you. Describe briefly how will you purify it by using the chemical effect of current. impure copper metal दिया है तो हमें उसे purify करना है. Okay, कैसे करेंगे वो लिखना है. A piece of impure copper metal can be purified by the process of इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. ये प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. द इम्प्योर कॉपर इज मेड द एनोड. इम्प्योर कॉपर को हम क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे. और जो प्योर कॉपर है उसको हम क्या करेंगे? उसको कैथोड की जगह पे रखेंगे. ओके, प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है यानी सोल्यूशन है. द कैथोड इज ए शीट ऑफ प्योर कॉपर. कैथोड क्या है? प्योर कॉपर है. द impurities will get collected at the bottom when electricity is passed. Okay, now this one, this is very important children. Fill in the blanks given below with appropriate words. To electroplate an article with nickel requires an electrolyte. इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है एक आर्टिकल को निकल से तो हमें क्या चाहिए? an electrolyte which must be a solution containing nickel ions. सोल्यूशन में निकल आयॉन्स का होना ज़रूरी है. सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट को हम सोल्यूशन कहते हैं. द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एज द कैथोड. जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको हम कैथोड को कनेक्ट करेंगे ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच द प्लेटिंग इज कैरीड आउट. ओके, दिस वन इज़ वेरी ईजी. Now state any 3 experimental observations made by Faraday and Henry during the discovery of the phenomena of electromagnetic induction. सी, ये आपके बुक में से पेज नंबर 293 है चिल्ड्रन. ये 1, 2, 3 ये तीनों इसके 4 पॉइंट्स हैं. इसमें से 3 पॉइंट्स आपको लिखना है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये फैराडे और हेनरी ने मिलके जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उनके ये ऑब्जर्वेशंस है. ओके, तो इसमें से आपको 3 पॉइंट्स लिखना है वहाँ पे. ओके, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
पेजेस 287 से जितनी नोट्स है 287 290 तक जितनी नोट्स है वो पूरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना आप। ओके, नाउ द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट ए इज़ बेसिक इन नेचर। तो ए बेसिक इन नेचर है इसलिए ये मेटल है। एंड द ऑक्साइड ऑफ अनदर एलिमेंट बी इज़ एसिडिक इन नेचर, आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो ए मेटल है, बी नॉन मेटल है। राइट देयर नेम्स, लिख दिया हमने मेटल एंड नॉन मेटल। ऑल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इनके प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंसेस है वो लिखना है। दिस इज वेरी ईजी और ये 5 मार्क्स कैरी करता है। सी यहाँ पे आंसर्स जो है, मेटल्स आर hard in nature, non-metals are soft in nature. Metals are malleable, non-metals are brittle. Metals are ductile, non-metals are easily break down into pieces. Metals are lustrous, non-metals are non-lustrous. चमक नहीं होती है non-metals में. Now give one use of each of the following: copper, iodine, alnico. इन तीनों के आपको एक एक यूज़ बताना है। सी कॉपर का यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज वायरिंग। जितने वायर्स घरों में हमारे लगे हुए रहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, सब में कॉपर यूज़ होता है। आयोडीन इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, यानी टैबलेट्स बनाने में आयोडीन को यूज़ किया जाता है, मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एल्निको इज़ यूज्ड टू मेक मैग्नेट्स। जितने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनते हैं वो एल्निको के हैं। एल्निको बनता है एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों को मिला के एल्निको कहते हैं। ओके, गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स अपॉन दिस चिल्ड्रन एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट। दोनों की आपको इक्वेशंस लिखने हैं और साथ साथ इनको बैलेंस भी करना है। तो जिंक है Zn, जिंक का हो गया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया H2SO4। अब जब ये दोनों केमिकल रिएक्शन में जाते हैं तो आपको आ जाता है जिंक सल्फेट। सो द इक्वेशन इज Zn प्लस H2SO4 गिव्स राइज टू ZnSO4 प्लस H2। नाउ जो मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स राइज टू मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, now here this is 28th one. What type of combustion is represented by burning of white phosphorus at room temperature? White phosphorus अगर room temperature पे जल जाए तो वो कौन सा combustion है? Spontaneous कहते हैं इसको। कौन सा combustion है? It is spontaneous combustion. Okay. Now ignition of a cracker. Cracker जो चलता है वो ignition of cracker is an explosive combustion. Okay, types of combustion है children. Burning of wood, जो wood हम जलाते हैं वो कौन सा combustion है? It is a slow combustion. Okay, now burning of cow dung cakes, ये भी slow combustion है। State any 3 advantages of gaseous fuels over solid and liquid fuels. Solid fuel कौन सा है? जैसे अभी हमने कहा ना कि cow dung cakes, wood ये solid fuel में आते हैं और liquid fuel केरोसिन है। ठीक है, अब नाउ इसने पूछा गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं LPG, वो gaseous fuel है, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं? बहुत सारे एडवांटेजेस हैं चिल्ड्रन। गैसियस फ्यूल्स डू नॉट लीव एनी ऐश ऑन बर्निंग, उनका कोई ऐश नहीं आता है। गैसेस आर इजीली कंप्रेस्ड सो कैन बी स्टोर्ड ईजीली। गैसेस फ्यूल्स कॉजेस वेरी लेस एयर पोल्यूशन, बहुत कम ये एयर पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। 29th one, state any 5 similar changes that take place in both boys and girls during puberty. सी आप में जो जो चेंजेस आए हैं या आपके फ्रेंड्स में आप जो चेंजेस देख रहे हो उनको आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो चेंजेस लिए हैं मैं वो आपको रीड कर रही हूँ। इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन बी सीन, सडन इंक्रीज हो जाती है ना हाइट। हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। चेंज इन वॉइस एंड बॉडी शेप कैन बी सीन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिगिन टू मैच्योर। ओके, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। आप ये 4 पॉइंट्स ले सकते हो, ये 5 पॉइंट्स ले सकते हो, या फिर आप अपने ओन से भी लिख सकते हो। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 दिए हैं, ओविडक्ट, यूटेरस, टेस्टिस, 3 दिए हैं, तीनों के फंक्शन लिखना है और लेबल द पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम। लास्ट ईयर ये वाला डायग्राम दिया था तो इस बार ये तो रिपीट नहीं होगा चिल्ड्रन, सो आप दूसरे जो डायग्राम्स हैं उनको प्रैक्टिस करना।
इस बार मुझे डाउट नहीं यकीन है कि ये वाले डायग्राम्स आएंगे, क्योंकि बिकॉज ये लास्ट ईयर नहीं दिए, जबकि ये हर साल आते हैं पेपर में, तो इनको दिया नहीं था। ये पेज नंबर 181 के हैं। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस ऑल दिस डायग्राम्स। ये जितने डायग्राम्स हैं इनको आप लोग प्रैक्टिस करना, ओके। तो इसके पीछे जो है ये वाली एक, ओके, यहाँ तक प्रैक्टिस करना है। आई डायग्राम जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी लास्ट ईयर नहीं दिया, तो इस बार उनमें से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। Now the answers are oviduct. The function of oviduct or fallopian tube is to collect an ovum from the ovaries and transfer it to the uterus. Uterus का function क्या है? The main function of the uterus is to nourish the developing fetus before birth. But testis. The main function of the testis is to produce hormone testosterone and sperms. दोनों में से आप एक लिख सकते हो, यहाँ तक भी सही है, ओके। सेक्शन ए, ईच वन कैरीज 1 मार्क, और जो भी थोड़ा टफ है उसमें ऑलरेडी और करके ऑप्शन दिया हुआ है। इन हाउ मेनी डेज ओवम इन वन ऑफ द ओवरीज गेट्स मैच्योर्ड? द आंसर इज 28 डेज। फर्स्ट वन का आंसर क्या है? 28 डेज है, ओके। नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड वन। हाउ आर ऑप्टिकल डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम रिलेटेड टू ईच अदर? ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है इंक्रीज होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चिल्ड्रन पेन पेपर ले लो प्लीज़, क्योंकि एक बार लिखने से है ना ये 20 टाइम्स इक्वल होता है रीडिंग के लिए। तो आप एक बार पेन लेके लिखोगे ना तो सारे आंसर्स याद हो जाएंगे। A ray of light while propagating from medium A to medium B bends away from the normal. Which one of these two media, A और B, is optically denser? C, ये जो है इसका आंसर दे रही हूँ मैं यहाँ पे। Medium A is optically denser medium as light ray bends away from normal. ये जो है आपकी बुक है ना, आपकी बुक में से ये वाला पिक्चर है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 उसकी पिक्चर, इसको कर लेना। इसका पेज नंबर है 172 चिल्ड्रन। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप श्योरली इसको पक्का कर लेना। उसी के ऊपर डिपेंड है ये वाला आंसर, उसी पे डिपेंड है, ओके। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड वन। द मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज मर्क्यूरी। आंसर है रूम टेम्परेचर पे, ओके। नाउ और क्या है, देखो इसका दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है एनी वन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम मेटल इज 28.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। The ability of an eye to continue to see the image of an object for a very short duration even after the object has disappeared from its view is known as persistence of vision कहते हैं इसको। Now let us look at the fifth one. A material that cannot be used to make a lens is C, clay है, क्योंकि clay एक मिट्टी है, इससे तो लेंस नहीं बना सकते ना। तो जो आंसर्स आपको मालूम भी नहीं है ना, तो यूज़ योर लॉजिक, आपका जो लॉजिक है उसको यूज़ करना, रीजनिंग देख लेना, तो आप ऐसे ही काफ़ी आंसर्स कर सकते हैं। सी यहाँ पे भी देखो, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वाटर एंड स्टील आर नियरली। देखो वाटर और स्टील का तो हमें स्पीड ऑफ साउंड मालूम नहीं है कि कितना है, बट इफ़ यू नो कि एयर का कितना है, जैसे 330 मीटर्स पर सेकेंड है और बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि 330 मीटर्स पर सेकेंड इसने बोल दिया रेस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट वन जो है एयर का है, सेकेंड वन वाटर का, थर्ड वन स्टील का। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, तो आपको सीधे यहाँ देखते ही पता चल जा रहा है कि ये वाला आंसर है, ओके। द रिप्रोडक्शन पैटर्न ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट अकर्स इन, यहाँ पे देखो हेन है क्योंकि ये बर्ड है। zygote contains the nuclear parts of both the father and the mother. C is the answer. zygote क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ना, तो both the father and the mother है, ओके। ना इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना चिल्ड्रन। सी मुझे बहुत दर्द से कहना पड़ रहा है कि आपका जो पैटर्न है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कम है, सो प्लीज़ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लास्ट ईयर दिए हैं, इस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके कम आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वाइविपेरस एनिमल। वाइविपेरस एनिमल कौन सा है, पैरेट है। वाइविपेरस एनिमल्स वो हैं जो सीधे बच्चे को देते हैं, रैबिट वाइविपेरस है, रैट, कैट सारे वाइविपेरस हैं। एक पैरेट है जो नॉट ए वाइविपेरस एनिमल है।
So D is the option. Now let us look at the 9th one. Which of the following, यहाँ पे देखो, यहाँ क्वेश्चन कंटिन्यूएशन है, हैज़ और हैव ए सेल वॉल, कि इसमें से दोनों को सेल वॉल होता है, वो कौन से हैं? अब यहाँ पे ऑप्शंस देखना, ये एंड बी, यानी ये एंड बी बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल है. द आंसर इज ये एंड बी, बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल है जिनके सेल वॉल हैं. Now let us look at the 10th one. The group of similar cells which work together to perform a particular function is known as, क्या कहते हैं? This one is very easy. Guess the answer. Tissue is the answer. See, ये क्वेश्चन नंबर 11 to 12 जो है assertion and reasoning के दिए हुए हैं. ओके, तो आपको भी assertion और reasoning जो है वो आएगी. यहाँ पे देखो, असर्शन क्या है? मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स, ये ट्रू है. ओके, नाउ रीज़न क्या है? मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. हाँ, मेटल्स अलाउ करते हैं ना, तो ये रीजनिंग भी सही है. अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. बोथ ये एंड आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. अब यहाँ पे 1 आंसर है, ये 1 ही आंसर है. सेकेंड वन क्या दिया है इसने? बोथ ये एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ये इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. ये इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. अब यहाँ पे देखो, ये दोनों ट्रू हैं, असर्शन भी ट्रू है और रीजनिंग भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. 11th वन का आंसर है 1. ओके, नाउ यहाँ पे देखो 12th वन. द 6 क्रोमोसोम्स आर XY इन मेल्स एंड XX इन फीमेल्स. दिस इज ट्रू, ये तो ट्रू है. A sperm will always have 22 plus X chromosomes. Now this one is wrong. यहाँ पे देखो 23 क्रोमोसोम्स तो होते हैं स्पर्म में, बट 22 प्लस एक्स की जगह 22 प्लस वाई बोलता तो ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सही होता. सो ए इज़ ट्रू और इज़ false. So 3 is the answer. Okay, now let us look at the 13th one. The concept of force is a quantitative explanation of an interaction that can cause a change in the state of motion of an object. ये जो है फोर्स फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है. पैसेज दिया हुआ है, आपको इस पैसेज में से कोई आंसर नहीं मिलेगा चिल्ड्रन. ये आपने जो चैप्टर किया हुआ है ना, उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं. ओके, एनलिस्ट एनी 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से हैं? सी, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ओके, नाउ 13th वन का सेकेंड वन क्या है? राइट वन कॉज ड्यू टू विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. एक कॉज बताओ कि जिससे फ्रिक्शन जो है एग्जिस्ट होता है. सो यहाँ पे देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस when there is interaction between the tiny bumps on surfaces as they rub against each other. हर चीज़ के tiny tiny bumps होते हैं ना, वो दोनों जब रब होते हैं तभी तो friction cause होता है. जैसे शूज़ हमारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं. ओके, now let us look at C. What happens to the speed of an object when applied force acts on it in the direction of its motion? अगर एक कोई चीज़ एक साइड मोशन हो रही है, जस्ट लाइक फुटबॉल एक साइड मूव हो रहा है, उस साइड आपने और फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? फुटबॉल जो है और फोर्स से मूव हो जाएगा ना. सो द आंसर इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे फुटबॉल है. ओके, ये सारे जो हैं 1-1 मार्क कैरी करेंगे चिल्ड्रन. सारे क्वेश्चन ये 1-1 मार्क कैरी करेंगे. यहाँ पे इसने दे दिया कि ये 4 मार्क्स का है. Name the form in which the energy required to overcome friction gets mainly converted. तो ये फ्रिक्शन की एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में. ओके, किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में. आप दोनों हाथों को रब करके देखना, पहले तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद हाथों में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना. सो हीट एनर्जी इज द आंसर. अगेन यहाँ पे एक और पैसेज दिया हुआ है. कोल इज ए सॉलिड फ्यूल विच इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन. तो ये पैसेज जो है मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ, रीड नहीं करूँगी. इसमें से तो यहाँ के क्वेश्चंस नहीं हैं. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ही आंसर कर सकते हैं. ओके, हाउ इज कोक obtained? The answer is coke is obtained by heating coal at high temperatures for long periods of time. Okay, write the SI unit of the calorific value of a fuel. फ्यूल का SI यूनिट क्या है? किलो जूल है. उसको ऐसे लिखा जाता है, किलो जूल पर केजी और केजे का मतलब भी किलो जूल है. अगर आप केजे पर केजी लिखो तो भी आंसर सही है. नाउ नेक्स्ट वन इज नेम एनी 2 वेराइटीज ऑफ कोल
that have been formed due to different temperature and pressure conditions under the surface of the earth. कोल के जो फॉर्म्स हैं वो हैं एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनियस. सी नाउ लेट अस लुक एट द D1. यहाँ पे देखो विच गैस प्रोड्यूस्ड बाई कंबस्शन ऑफ कोल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड. फर्स्ट वन का आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ विच गैस प्रोड्यूस्ड बाई कंबस्शन ऑफ कोल कॉजेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट. द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. सी यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश किया है. चिल्ड्रन, डू गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस.